साथियों, वर्तमान में तिब्बत की स्थिति एक शांत ज्वालामुखी जैसी है जो कभी भी फट सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन मुख्यालय के बाहर 52 वर्षीय तिब्बती कार्यकर्ता लोबगा रोंगजेन का खुद को आग लगाकर आत्मदाह करना यह साबित करता है कि चीन के दमन के खिलाफ तिब्बतियों का आक्रोश किस हद तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं साथियों, एक तरफ चीन तिब्बत के भीतर उसकी भाषा, बौद्ध संस्कृति और पहचान को मिटाने के लिए सांस्कृतिक नरसंहार, कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया में भरे बिखरे तिब्बती अपनी आजादी और मानवाधिकारों के लिए, आप यहां देख सकते हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं। यह सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता को बचाने की आखिरी लड़ाई है। अभी आपको पता होगा साथियों, ये न्यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यूएन ऑफिस के बाहर आग लगाकर जान दी बौद्ध भिक्षु के वेश में था सख्त शख्स। पर्चे मिले, लिखा था चीन को तिब्बत से निकालो। और ये कोई व्यक्ति नहीं है, अब तक कम से कम 160 प्लस लोग आत्मदाह कर चुके हैं साथियों। 160 प्लस, ये 2009 से लगातार चल रहा है और 2014 में बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए थे, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करा था तिब्बत के अंदर चाइना ने। उसके बाद भी ये चीज रुक नहीं रही है, लगातार लोग आत्मदाह कर रहे हैं। आजादी की मांग अब यूथ के खून में बस चुकी है। वहां की जो यूथ है लगातार सिर्फ एक ही बोल रही है कि हमें हमारे तिब्बत को फ्री करें, हमें आजाद करें। वहां जो नए नए कानून बना रहा है चाइना, वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां के कल्चर्स को, वहां की भाषा को, हर चीज को मिटाने के लिए चाइना हर संभव कोशिश कर रहा है। यूएन के बाहर लोग गए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां से यूएन का जवाब भी आया है। यूएन का जवाब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत भी सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और चाइना जो डर रहा है वो किस चीज की वजह से अब उसके अंदर डर पैदा हो चुका है। अगर मैं वर्तमान संकट की और वैश्विक टकराव की बात करूं तो न्यूयॉर्क की घटना और अमेरिका का जो रुख, ये जो घटना हुई थी ना, ये इस घटना के बाद और तेज रुख ले लिया है। तिब्बती जो युवा हैं, जो यूथ है वहां की, लोबगा रोंगजेन के आत्मदाह के बाद अमेरिका विदेश मंत्रालय, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आधिकारिक बयान जारी कर तिब्बतियों के भाषाई और धार्मिक अधिकारों का खुला समर्थन किया है। अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाया है कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के दलाई लामा और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए तिब्बती नेताओं, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन से सीधी बात करे। अमेरिका ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट भी पास किया है साथियों, जो तिब्बतियों के अपने नेता चुनने के अधिकार का समर्थन कर रहा है। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी फ्री तिब्बत के लिए आवाज उठा रहा है, सोशल मीडिया पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिए, अपनी बात रखिए। आप देख रहे हो ट्विटर पर हर जगह सिर्फ एक ही बात छाई हुई है, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं सब लोग कि भाई तिब्बत को फ्री करो। जो भी वहां की दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या है, हर एक वही दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम बता रहा है कि चाइना के अंदर चल क्या रहा है। अब जाइए अपनी बात लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखा करिए साथियों, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पता लगे, वीडियो को शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या तिब्बत के अंदर आ रही है, जो भी कानून लेके आ रहा है चाइना, जो भी अत्याचार कर रहा है, मैं आज रात को 8 बजे एक लाइव वीडियो लेके आऊंगा। जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या होंगी, आप मेरे को वहां की जो इंटरनल और जितने भी इश्यूज हैं एक बार बताइएगा, मैं हर एक चीज को लाइव दिखाऊंगा। फिर हर रोज मैंने ये प्लान किया है कि अगर तिब्बत में वाकई में प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, तो हर रोज एक लाइव वीडियो लेकर आएंगे और उसमें जितने भी चाइना के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको एक एक कर विद सबूत खुला करेंगे, सोशल मीडिया पर दिखाएंगे, जिससे लोग एक्टिव हों, लोगों को पता लगे कि चाइना क्या वहां जुल्म कर रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, जब यूएन का ये बयान आ गया, यूएन ने जब ये लॉ पास कर दिया, तो चीन की बौखलाहट सामने आई। बीजिंग ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह उसका आंतरिक मामला है। भारत को भी यही बोलता है। दलाई लामा के केस में जब भारत ने बयान दिया था तो उन्होंने भी बोला था, भारत ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें ना पड़ो। लेकिन भारत फिर भी दलाई लामा को अपने यहां रखता है और उनको सपोर्ट करता है। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला ना कि ये आंतरिक मामला है चीन वालों ने, तो अमेरिका को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है, ये चीन ने बोला है। चीन आज भी दलाई लामा को एक अलगाववादी, सेपरेटिस्ट कहता है। अब वहां जो कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो आप जी देखो, पुरानी वीडियो, ये फोटोज निकल, ये देखो, इस तरीके से अत्याचार कर रहा है सोशल मीडिया पे। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। 1 वीक आफ्टर द डेथ ऑफ द तिब्बतन एक्टिविटीज लॉन्ग रेंजन, तिब्बत प्रोटेस्टर्स गैदर्ड आउटसाइड द यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। लगातार मतलब फ्री तिब्बत के लोग मांग उठा रहे हैं, आप हर जगह सोशल मीडिया पे देख सकते हो। ये वो दलाई लामा हैं जब 1959 में, ये वही रियल फोटो है कि 1959 में तिब्बत से भागकर भारत में राजनीतिक शरण लेने आए थे। और ये वो है जब चीनी सरकार, जो चीनी सेना थी, जो पीएलए थी, तिब्बत में जबरन घुस रही थी। जो उनका काफिला था तिब्बत में, चीनी सेना की गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है जो तिब्बत में दाखिल हो रहा था। चीन तिब्बत को अपना आंतरिक हिस्सा मानता है। हाल ही में चीन ने एथनिक यूनिटी लॉ जैसे नए कानून लागू किए हैं, जिसका तिब्बती संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता
कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि चीन इसके जरिए तिब्बत में चीनीसाइजेशन कर रहा है, यानी तिब्बती बच्चों को जबरन चीनी बोर्डिंग स्कूलों में भेजकर मंदारिन भाषा सिखाई जा रही है और उनकी बौद्ध पहचान, सांस्कृतिक व भाषा को मिटाया जा रहा है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। यहां बच्चों के साथ उनके साथ अत्याचार लगातार वो कर रहा है। वो अपना कल्चर, अपनी भाषा सिखाने की कोशिश कर रहा है तिब्बती बच्चों को। अब उत्तराधिकारी का भी जो विवाद है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 14वें दलाई लामा की उम्र अब 91 ईयर की हो चुकी है। चीन ने कानून बनाया है कि अगला दलाई लामा उसकी कम्युनिटी पार्टी बीजिंग की मंजूरी से ही चुना जाएगा। वहीं दलाई लामा और वैश्विक तिब्बती समुदाय का साफ कहना है कि चीन द्वारा थोपे गए किसी भी नेता को तिब्बती स्वीकार नहीं करेंगे। उनका उत्तराधिकारी केवल तिब्बती परंपराओं के अनुसार किसी स्वतंत्र देश जैसे भारत में ही चुना जाएगा। सीटें भारत में ही तो है, उनकी जो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि 1959 में तो भागकर वो भारत आ गए थे, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, वहां से अपनी सरकार चला रहे हैं, सीटें वाली सरकार। ठीक है, अब तिब्बत का थोड़ा सा ऐतिहासिक जो सच है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। वो भी थोड़ा सा जरूरी है कि इनका सच क्या है। अगर इनके जो ओरिजिनल नक्शे की तरफ बढ़ेंगे तो ये तिब्बत का ओरिजिनल नक्शा है और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1912 से 1950 की जो आजादी थी वो क्या थी। चीन का दावा है कि तिब्बत हमेशा से उसका हिस्सा था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1912 से 1950 के बीच तिब्बत व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र देश था, जिसके पास अपनी सरकार थी, मुद्रा थी, सेना थी और पासपोर्ट था। 1914 का जो शिमला समझौता हुआ था ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच, मैकमोहन रेखा को सीमा माना गया था। तिब्बत ने इस समझौते पर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में दस्तखत किए थे। ये तो जो थी मैकमोहन लाइन, यहां आप देख सकते हो, यही तो बॉर्डर लाइन है आपकी। यहां ये आपका ये सब कुछ जो यहां ये जो लाइन खींची गई थी। 1950 का जो अवैध कब्जा करा था मायो तस्तुंगके की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने तिब्बत पर सैन्य हमला किया और बंदूकों के दम पर 17 सूत्रीय समझौता कराया। जब चीन ने दलाई लामा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो 1959 में लहासा में भारी विद्रोह हुआ और दलाई लामा को भारत भागना पड़ा। ये कहानी आपको पता होगी। भारत की रणनीतिक भूल और कूटनीतिक संतुलन क्या है वो भी एक बार देख लीजिए भाई। 1954 का जो पंचशील समझौता हुआ था साथियों, यहां मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं पंचशील समझौते के बारे में। 1954 में वो क्या था, भारत की तिब्बत नीति हमेशा से कूटनीतिक दुविधाओं से घिरी रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया। भारत ने तिब्बत पर मिले अपने पुराने व्यापारिक और सैन्य अधिकार जो ब्रिटिश काल से थे छोड़ दिए। इतिहासकार इसे भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक मानते हैं। 2003 का आधिकारिक दस्तावेज ये भी आप देख सकते हैं साथियों कि अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान भारत ने पहली बार लिखित रूप में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का हिस्सा है। बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। यह है प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या। अच्छा, इसको डिप्लोमेटिक बैलेंस क्या हो सकता है। भारत आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता रहा है ताकि सीधे युद्ध की स्थिति ना बने, लेकिन जमीनी स्तर पर भारत हमेशा दलाई लामा, तिब्बती संस्कृति और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। भारत अब खुलकर दलाई लामा के जन्मदिन पर पीएम मोदी द्वारा बधाई देने जैसे कदम उठाकर चीन को अपनी नाराजगी जताता है। जब भी चीन सीमा पर भारत को उकसाता है, भारत में तिब्बत के मुद्दों को और मुखरता से उठाया जाता है। अच्छा, चीन तिब्बत को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है बफर स्टेट का खत्म होना। पहले भारत और चीन के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट था साथियों। ठीक है, अगर नक्शे में आप देखिए पंचशील समझौता है जब 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो ये उस जमाने की बात है। अब बफर स्टेट, जो बफर स्टेट है, दो बड़े देशों के बीच एक शांत क्षेत्र था। जब चीन ने इस पर कब्जा किया तो चीन सीधे भारत की सीमाएं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल पर आ गया। आज जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद है वो तिब्बत के गायब होने की वजह से ही है साथियों। ये था बफर, आप इसको देख सकते हो इस नक्शे में। भाई ये पूरा जो हिस्सा था ये तिब्बत के हाथ में था। अब उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया
तो अब चाइना की डायरेक्ट बाउंड्री लाइन हमसे छिड़ रही है। अब हमसे हर रोज वो पंगा करता है, अरुणाचल प्रदेश को लेके कभी पंगा करता है, कभी यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में अक्षय चीन को लेके प्रॉब्लम करता है, कभी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ये लगातार इसका ये काम बन गया बिस्तरवादी नीति का। ठीक है, जब बुरे दिन आते हैं, जब उल्टी गिनती शुरू होती है, तो अच्छे अच्छे ढह जाते हैं। वो समय अब चाइना का आने वाला है साथियों। अच्छा, एशिया का जो वाटर टावर है, वाटर टावर ऑफ एशिया, तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है भाई। अगर तिब्बत की बात करें तो सबसे ऊंचे पर है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र आपकी नदी है, जो भारत और बांग्लादेश की लाइफ लाइन है, ऊपर से निकलेगी तो चाइना के कंट्रोल में चलेगी। सिंधु और सतलुज है, जो भारत और पाकिस्तान जाती है, वहां पर कंट्रोल बनाए रखा है ऊपर से। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो वो सारी नदियां ऊपर से आ रही हैं। आपकी मेकांग और सॉल्विन और यांग तजे, जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन को पानी देती है। चीन इन नदियों पर विशाल बांध बनाकर पानी का रुख मोड़ने की कोशिश करता रहता है। वह पूर्वोत्तर राज्यों में पानी की किल्लत या कृत्रिम बाढ़, आर्टिफिशियल फ्लड्स लाने की क्षमता रखता है, जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जो तिब्बत को नियंत्रित करता है, वह पूरे एशिया के पानी को नियंत्रित करता है। एक मिनरल बेल्ट वाला भी समझ लो कि तिब्बत में यूरेनियम है, लिथियम है, क्रोमियम है, तांबा और सोने का विशाल भंडार है। चीनी की टेक इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ईवीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, तिब्बत का जो लिथियम है बेहद जरूरी है चाइना के लिए। तो इसलिए चाइना कभी भी तिब्बत को छोड़ेगा नहीं। वहां जितनी भी उनके पास रिसोर्सेस, पावर है, सब कुछ तिब्बत की चाइना यूज कर रहा है, और तिब्बत वाले लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर सिर्फ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, भारत का एक सीक्रेट वेपन भी है साथियों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में भी आप एक बार देख सकते हैं साथियों। इंडिया सीक्रेट वेपन। भारत भले ही कूटनीतिक मंचों पर वन चाइना की बात करता हो, लेकिन जमीन पर भारत के पास एक ऐसी ताकत है जिससे चीन थर थर कांपता है। विकास बटालियन, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती युवाओं को मिलाकर इस गुप्त सेना का गठन किया था साथियों। ये सीधे कैबिनेट सचिवालय और रॉ को सपोर्ट करते हैं। अगर पराक्रम देखना चाहते हो 2020 की, वो एक छोटा सा एक किस्सा है, वो भी देख सकते हो। जब भारत और चीन के बीच लद्दाख के पेंगोंग त्सुको में हिंसक झड़प हुई थी, तब एसएफएफ के तिब्बती जवानों ने रात के अंधेरे में चीन को गच्चा देकर कैलाश, जो रेंज है, जो कैलाश पर्वत है, की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसमें तिब्बती कमांडर न्यम्या तेंजुएन शहीद हुए थे, जिन्हें भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे और तिब्बती झंडे में लपेटकर विदाई दी थी। यह चीन को भारत का सीधा संदेश था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका टोटल निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत आज भी तिब्बत के सांस्कृतिक और नैतिक अस्तित्व का सबसे बड़ा रक्षक है। कूटनीतिक मजबूरियों के कारण भारत खुलकर तिब्बत की आजादी की बात नहीं कर पाता, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत जानता है कि चीन को उसकी दुख तीरक तिब्बत, ताइवान, शिनजियांग पर घेर कर ही काबू में रखा जा सकता है। जब तक तिब्बत में दमन जारी रहेगा और उसकी स्वायत्तता बहाल नहीं होगी, तब तक हिमालय की सीमाओं पर पूर्ण शांति स्थापित होना असंभव है साथियों। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपनी बातों को खुलकर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या तिब्बत में आप देख रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज रात को 8 बजे मैं एक लाइव वीडियो लेके आऊंगा। जितनी भी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या है, कैसे आप मेरे को तक शेयर कर सकते हो, किस तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।